नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा शुगर कंट्रोल विद राइट न्यूट्रिशन। आजकल डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, अब यह युवा भारतीयों, कामकाजी प्रोफेशनल्स और यहां तक कि गृहिणियों तक को प्रभावित कर रही है। स्टडीज बताती हैं कि 7 में से 10 डायबिटीज के मरीजों का शुगर लेवल केवल दवाइयों के बावजूद कंट्रोल नहीं रहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसे बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस बारे में समझने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं जिनसे आज हम तमाम पहलुओं को समझेंगे। डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, ओबेसिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, लाइफस्टाइल को भी समझेंगे और कुल मिलाकर ये समझेंगे कि ये जो बढ़ती हुई समस्या है इससे कैसे निजात पाई जा सके। तो मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगी स्टूडियो में जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश डांग जो कि सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन मैक्स पीपीजी दिल्ली से हैं, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पड़गंज न्यू दिल्ली। इसके अलावा मैक्स नोएडा में भी ये अपनी सेवाएं देती हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का हमारे आज स्टूडियो में। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मीनाक्षी आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि भारत में डायबिटीज की स्थिति पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बदल रही है। आजकल इसका जो परिदृश्य है वो हम आपसे समझने चाहेंगे और कितनी तेजी से ये फैल रहा है, इन पहलुओं पर सबसे पहले आप चर्चा की शुरुआत करवाइए और दर्शकों को बताइए इस बारे में। भारत अब डायबिटीज की कैपिटल कहलाने लगा है। जो 1 in 3 पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ इंडिया में ही होने लगे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं तो डायबिटीज़ जो पहले 50 से 70 की उम्र में देखा जाता है वो डायबिटीज़ अब यंगर एज ग्रुप में होने लगा है। तो ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस हमें 30 से 50 की उम्र में मिल रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि ये डायबिटीज़ के परिवर्तन आ रहा है, जिस एज ग्रुप में होता था उससे यंगर एज ग्रुप में हो रहा है। लोगों का वजन बढ़ रहा है, हमारा वेस्ट साइज बढ़ रहा है, तो हमारा वेस्ट हिप रेशो बढ़ रहा है, और हमारा जो लाइफस्टाइल है, खान पीन, वो वेस्टर्नाइज हो गया, बट हमारी एक्सरसाइजेस बढ़ी नहीं है। फिर मानसिक तनाव ज़्यादा है हिंदुस्तान के काम करने वालों में, पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, जेनेटिकली हम ज़्यादा प्रीडिस्पोज हैं डायबिटीज़ से, ओबेसिटी वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो एक और नई चीज़ आ रही है जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो लोगों में मोटापा है, ओवरवेट है, हाई वेस्ट साइज है, जिसको लेके और हाई शुगर को लेके एक नई बीमारी उत्पन्न हो रही है इंडियन पेशेंट में, जिसको हम डायबिसिटी बोलते हैं। तो ये एक इंडिया के लिए खास चैलेंज है। हमें अपने यंगर एज ग्रुप को टारगेट करना है, उनका न्यूट्रिशन करेक्ट करना है ताकि हमारे डायबिटीज़ वालों की संख्या कम हो। और जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया मोस्टली डायबिटीज़ जो है ना अनकंट्रोल है इंडिया में, तो उनका न्यूट्रिशन ठीक करना है ताकि उनका शुगर कंट्रोल हो और उसके कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे भी इसी पहलू को समझना चाहूंगी और आप किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हम पहले देखते थे कि डायबिटीज को मुख्य रूप से बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है ये छोटी उम्र के लोगों में भी देखने को मिलता है। कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 15 से 16 साल के बच्चे तक डायबिटीज से और बहुत ज्यादा उनका शुगर लेवल होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताइए, और युवाओं में ये इतनी जल्दी और इतनी तेजी से क्यों दिखाई दे रहा है? पिछले 50-60 सालों में हमारी पूरी जो व्यवस्था है चेंज हो गई है। 1960, 65, 70 तक हम लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंट्री थे। शिप टू माउथ फीडिंग होती थी कि यूएस से वीट चली, यहाँ पहुँची तो गरीब को मिली। पिछले 50-60 सालों में न्यूट्रिशन सफिशिएंसी भी अच्छी बात है, दैट इज़ गुड, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, पर उसके साथ साथ जंक फूड रेवोल्यूशन शुरू हुआ, कोल्ड ड्रिंक शुरू हुए, फ्रूट जूसेस का शुरू हुआ, बर्गर्स, बन्स, नूडल्स, पास्तास, वाइट ब्रेड, ये। और आप अगर वाइट ब्रेड भी देखो तो जो 40 साल पहले वाइट ब्रेड थी, जो आज है डिफरेंट है, इट इज़ मोर प्रोसेस्ड। सो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ गई, कोल्ड ड्रिंक्स आ गए और जंक फूड आ गया। साथ ही साथ आईटी रेवोल्यूशन आया, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया, स्कूटर, फिर गाड़ियाँ आ गई, लोगों ने चलना बंद कर दिया, सिटिंग शुरू हो गई, स्टैंडिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज खत्म हो गई। Then came the IT revolution and the digital world
तो जॉब्स में लोग सिटिंग में ज़्यादा रहते हैं, दे आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर एंड वर्किंग फ्रॉम, मतलब सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं। सो आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, वॉक ख़त्म हो गई, स्ट्रेस भी बढ़ गया। सो स्ट्रेस बढ़ गया, सिटिंग बढ़ गई, स्टैंडिंग कम हुई, वॉकिंग कम हुई, स्टेप्स कम हुए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी जो थी वो भी ख़त्म हो गई, और साथ में हमारे ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आ गई और हमारा पूरा सिस्टम बदल गया। आजकल बच्चे इतना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, छोटे बच्चे, दे आर ओबीस, वो छोटी उम्र में ही मोटे हो जाते हैं, वो वेट गेन कर लेते हैं, और फिर डायबिटीज़ 15 से 20 साल में भी आनी शुरू हो जाती है। और ऑफ कोर्स हमें जब पढ़ाया जाता था, कहता है 40 से ऊपर टाइप 2 डायबिटीज़, 40 से नीचे टाइप 1 डायबिटीज़। ये 40 साल पहले डेफिनेशन थी डायबिटीज़ की 2 तरह की। आज वो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो 40 से 20 साल पे आ गया। 20 और 30 के बीच भी डायबिटीज़ हो रही है, 30 से 40 के बीच तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक एपिडेमिक आ गया, और वो एपिडेमिक को हमें किसी तरह से रिवर्स करना है। बिल्कुल, क्योंकि हम इन पहलुओं में जब डॉक्टर साहब बात कर चुके हैं कि अब जब हमारे बीच में ये लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, और कहीं ना कहीं हम देखें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, चाहे जंक फूड की बात करें, चाहे हम व्हीकल्स की बात करें। मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी कही जाती है, उन मिथ्स पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि शुगर लेवल अगर आपको कम करना है तो उसके लिए फास्टिंग भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। कई तरह के ABC जूसेस बताए जाते हैं, क्या इनका भी रोल होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में? अगर होता है तो कितना होता है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज़ में आपका न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज है। तो न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो हमारा पुराना रसोई में खाना बनता था, जो नानी दादी के हाथ का खाना बनता था, वो ही सबसे हेल्दी खाना होता था। तो न्यूट्रिशन का एक थाली होता है जिसमें हमारा प्रोटीन होता है, जिसमें हमारा फाइबर होता है, फ्रूट वेजिटेबल्स होता है, और थोड़ा सा ग्रेन होता है। तो जो बैलेंस फूड है ना, वो ही ज़रूरत है। ये जो ABC जूस है या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ये सिर्फ सप्लीमेंट्स है। हमारा जो मेजर खाना है वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। जैसे हमें दाल का क्वांटिटी अच्छा रखना चाहिए, कम से कम 1 से 2 फुल कटोरी ऑफ दाल होना चाहिए, लेंटिल्स होना चाहिए। राजमा और छोले बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन के लिए। लीन मीट, फिश एंड एग वाइट बहुत अच्छा सोर्स है, तो वो होना चाहिए। 300 से 400 ग्राम पर डे के हिसाब से फ्रूट और वेजिटेबल होना चाहिए जिसमें हाई फाइबर है। जो ग्रेन आप यूज़ करते हैं उसमें अगर आप रागी मिलाएंगे, ज्वार बाजरा मिलाएंगे, तो ना ही फाइबर कंटेंट बढ़ेगा बट ऑल्सो प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा। जो रिफाइंड फ्लावर है, जैसे मैदा का रोटी है या ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, ये सब चीज़ें हमें डिस्करेज करनी चाहिए। होममेड फूड इज़ ऑलवेज बेटर देन द पैकेज्ड फूड। जो भी पैक्ड हो गया, प्लास्टिक के यूटेंसिल में है या प्लास्टिक की पन्नी में है, दे आर नॉट हेल्दी। जो जूस है, जूसेस का कोई रोल नहीं है, हमें फाइबर खाना है, तो यू शुड ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल। यू शुड ईट, जैसा हमारा कटोरी होता है कि दही होगा, दही इज़ अ वेरी गुड सोर्स। हंकर्ड, जैसे डॉक्टर डैंग बताते हैं अक्सर, हंकर्ड इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो दही, पनीर, बादाम और सीड्स, ये सब बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर है, इसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। डाइट एक पर्टिकुलर इंटरवल में होना चाहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए, और एक बार में आप थोड़ा खाना खाएं, फाइबर रिच खाएं। देखिए आपकी बॉडी को 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 60 किलो के आदमी को 60 ग्राम, 90 किलो को 90 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ज़रूर कैलकुलेट करिए जो आप थाली बना रहे हैं उसमें आपका कितना प्रोटीन है। तो आप हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट लेंगे तो आपको किसी तरह के सप्लीमेंट्स या डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने की चीज़ या डायबिटीज़ को करेक्ट करने के जूसेस, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि समस्या जिस तरह से बढ़ रही है इसमें हम अवेयर रहें और अपना जो मील हम तैयार कर रहे हैं, थाली, उसके लिए जागरूक बनकर उस थाली को तैयार करें। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जिस तरह से बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ आज के समय में ऐसी समस्या बन चुकी है, और इसके साथ साथ अगर हम मोटापे को जोड़कर देखें तो इन दोनों के बीच में मजबूत कनेक्शन है, जिसे आजकल डायबिसिटी कहते हैं। अभी डॉक्टर मीनाक्षी ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है, तो इस कनेक्शन के बारे में आप बताइए, और क्या जो मोटापा होता है वो डायबिटीज़ को ट्रिगर करता है और कैसे करता है, ये भी बताइए। ओबेसिटी जो है ये मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है।
इसके थ्रू 200 से ज़्यादा बीमारियां हमारे अंदर घुसती हैं, कई तरह के कैंसर, हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। जब हम एक्सेस कैलोरीज खाते हैं और वो भी अनहेल्दी कैलोरीज खाते हैं, तो वो अनहेल्दी कैलोरीज जाके बॉडी में फैट में स्टोर होती हैं। फैट सेल सिक हो जाते हैं, और एक नहीं, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ फैट सेल्स आर देयर, वो सारे सिक हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं। वो कुछ टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, कुछ फ्री फैटी एसिड सिक्रीट करते हैं, जो जाके हमारे लिवर और पैनक्रियास पे असर करते हैं, और हमारे डायबिटीज़ भी आ जाती है, हार्ट डिजीज़ भी आती है। सो ओबेसिटी जो है, जो मोटापा या ओवरवेट है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंडरलाइंग कारण है इन सब बीमारियों के आने का। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम भारतीयों का जो ओबेसिटी है, जो BMI है, अगर 23 से ऊपर है तो हम ओवरवेट या ओबीस में आते हैं। उसमें अगर 23 से ऊपर है और वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेल्स की 90 सेंटीमीटर से ऊपर और फीमेल्स की 80 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो दे आर अनहेल्दी। वो मतलब उनको वो बीमारी के लिए पूरी तरह से प्रोन है, उनको बीमारी आ सकती है, डायबिटीज़ भी आ सकती है, बाकी बीमारियां भी आ सकती हैं। बिकॉज हमें थिन फैट इंडियन बोलते हैं कि हमारे लोअर BMI में ही हमारी विसरल एडिपोसिटी, हमारे जो हार्ट के इर्द गिर्द, हमारे लिवर के पास, हमारे पैनक्रियास, हमारे एब्डोमेन में एक्सेस फैट एकमुलेट होती है, जो सिक फैट होती है, जो बीमारियां लाती है, इन्फ्लेमेशन करती है। और इसलिए ओबेसिटी और एडिपोसिटी और ओवरवेट अंडरलाइंग बीमारी है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, हाइपर इंसुलिनीमिया करती है, डायबिटीज़ करती है। तो हमें जब डायबिटीज़ ठीक करनी है या उसको बचाना है कि ना आए, तो फिर सबसे पहले ओबेसिटी को देखना है। बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, अगर किसी के घर में किसी को डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है, तो लोग बहुत ज़्यादा डर के साए में आ जाते हैं कि अब डायबिटीज़ हो गई है तो ये कभी ठीक नहीं होगी। ठीक ना होने के साथ साथ एक डर ये भी होता है कि बिल्कुल मीठा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। तो क्या ऐसा होता है कि डायबिटीज़ के मरीजों को बिल्कुल शुगर इंटेक ज़ीरो कर देना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि डायबिटीज़ अब ना ही सिर्फ एक फिजिकल इलनेस है, बट ये लोगों की मेंटल स्टेट को भी बहुत प्रभावित करती है। लोगों में डर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, और लोगों को समझ नहीं आता क्या खाएं, कैसे लाइफ लीड करें। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, दे आर मेडिकल कंडीशन, दे आर मेडिकल डिजीज विच हमें उनके साथ जिंदगी अपनी गुजारनी है। तो दे आर नॉट डिजीज पर से, दे आर मेडिकल कंडीशंस, एंड आपको उनके साथ लिव करना है, आपको उनके साथ सिनोनिमस कनेक्शन बनाना है, ताकि आप उसके साथ आगे बढ़ते रहें। ये सिर्फ जो लाइफस्टाइल और खान पान चेंज करने की बात है, सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। मतलब ये आपको ये नहीं है कि आपकी शुगर अगर नॉर्मली अगर 126 से हम बोलते हैं कि ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ है, तो 127 हो गई तभी आपको प्रिकॉशन लेने, और 100 है तो नहीं लेने। ये सारे इंडियंस, हम सारे हिंदुस्तानी डायबिटीज़ के लिए प्रोन हैं। तो हम सबको ही अपना खान पान सुधारना है। तो अगर फैमिली में एक किसी को डायबिटीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी अलग थाली बनाएं और आप अपने लोगों की अलग थाली बनाएं। आप सभी लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं कि आप सभी लोग अपना खान पान की शैली बदलें, और हमें एज एन इंडियन अपनी खान पान की शैली को सुधारना है। जो भी हम जंक फूड खाते हैं वो हमें बंद करना है। जो हमारे शुगर वाले रिच फूड है, जैसे मिठाई है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, समोसा है, ये बहुत हाई कैलोरी डेंस फूड है। तो ये सब सिर्फ डायबिटीज़ को नहीं और ओबेस को नहीं, सभी लोगों को अवॉइड करना है। बिकॉज जैसा कि डॉक्टर डैंग ने बताया, हम थिन फैट इंडियन है। हम वैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर वीक है, बट हम फैट है। हमारा फैट नेक के अराउंड हो सकता है, पेट के अराउंड हो सकता है, लिवर पे हो सकता है, हार्ट पे हो सकता है। तो हमें अपना फैट एक्यूमुलेशन कम करना है, सिर्फ डायबिटीज़ के मरीजों को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हमें अपना कैलोरी इंटेक रेस्ट्रिक्ट करना है, हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, शुगर्स को कम करना है, और जो मीठी चीज़ें हैं वो डायबिटीज़ को तो स्पेशली बंद करना है। बिकॉज जो इंसुलिन जो बॉडी में सिक्रीट होता है, या तो वो कम होता है या वो इतना नहीं होता कि वो हाई शुगर को तुरंत मेटाबोलाइज कर ले। तो अगर आपने हाई शुगर वाली चीज़ खाया, रसगुल्ला खाया, तो इतना बॉडी में उसके प्रपोर्शन इंसुलिन नहीं सिक्रीट होता कि वो उस शुगर को मेटाबोलाइज करे। तो वो हाई शुगर ब्लड में घूमता है, वो फैट में कन्वर्ट होता है, और वो फैट हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो जो भी चीज़ है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब जो चीज़ों से ज़्यादा शुगर रिलीज होती है और इमीडिएटली रिलीज होती है, वो डायबिटिक्स को
अवॉइड करनी है, जैसे आपने बताया, जैसे राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो अगर आपको राइस खाने हैं, आप राइस ईटर हैं, तो ब्राउन राइस खाइए, या राइस के साथ आप बहुत सारा दाल, बीन्स, चना, इस तरह की चीज़ें मिलाइए जिससे उसका फाइबर कंटेंट बढ़े। सैलेड खूब सारा खाइए। अदरवाइज चीज़ें जैसे राइस है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तुरंत शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जूसेस है, जूसेस आर प्योर शुगर, तो अगर आप प्योर शुगर पी रहे हैं तो तुरंत बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती है। तो एक डायबिटिक को एंड नॉर्मल इंडियन आदमी को भी ये पता होना चाहिए कि चीज़ें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में रिच हैं उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और साथ में खाने में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप खीरा खाइए, बीन्स खाइए, लेटस खाइए, सैलेड पत्ता खाइए, टमाटर खाइए, मूली, गाजर, ये सब चीज़ें रिच इन फाइबर है, तो आपकी शुगर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, तो वो शुगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट इंसुलिन होता है तो मेटाबोलाइज हो जाएगी और एक्टोपिक फैट में कन्वर्ट नहीं होगी। बिल्कुल। डॉक्टर डैंग, डायबिटीज़ को लेकर भी कई तरह की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दर्शकों तक एक जानकारी पहुंच पाए, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी आसान शब्दों में कि डायबिटीज़ क्या रिवर्सिबल है, और दूसरी तरफ अब हम समाधानों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि इसके कारण क्या होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ से भी नकारा नहीं जा सकता है कि आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और डाइट में बदलाव करके डायबिटीज़ को पूरी तरह से क्या रिवर्स किया जा सकता है, सवाल ये भी है। और अगर रिवर्स नहीं किया जा सकता है तो कम से कम इसकी वजह से क्या इसे अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है? डायबिटीज रिवर्सल की जगह हम डायबिटीज रिमिशन बोलते हैं। रिमिशन मतलब कि आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो बिना दवाइयों के, खासकर पहले 4-5 सालों में। और उसमें यही है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की पहली चीज़, कैलोरीज कम करें, पर उसमें भी हेल्दी कैलोरीज खाएं, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं। जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि एक थाली है, तो थाली में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन मतलब दालें हो गई, पनीर हो गया, हंग कर्ड हो गया, चिकन, फिश, एग, जो भी, अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन ढूंढें। ग्रेन्स को कम करें, सैलड बढ़ाएं, सैलड पहले खाएं, उससे खाना खाने से पहले सैलड, बाउल ऑफ सैलड खाएं। सब्जी नॉन स्टार्ची, आलू वगैरह नहीं, बट नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स खूब सारी खाएं। हर खाने के 1 घंटे बाद अगर वॉक कर सकते हैं तो 10-15 मिनट वॉक करें। स्ट्रेस कम लें, स्लीप को प्रॉपर करें, सर्केडियन रिदम को फॉलो करें कि भाई जब सोना चाहिए सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे जागें, 7 से 8 घंटे नींद पूरी करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, सिटिंग कम से कम जहाँ मौका मिले, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा वॉक करें। ये तो हो गया लाइफस्टाइल। और फिर इससे हम काफ़ी हद तक इनिशियल फ्यू इयर्स में डायबिटीज़ को या तो दवाई के बिना कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो कम दवाइयाँ लगेंगी अगर हम पूरा अच्छा लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, डायबिटीज़ को लंबे समय तक अच्छे से मैनेज करने के लिए आप क्या मानते हैं कि क्या हमें ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज़ हमारी लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, ओबेसिटी भी हमारी क्रॉनिक डिजीज़ है, हमारा लाइफस्टाइल भी हमारी डिजीज़ ही है। तो इनको मैनेज करने के लिए 4 पिलर्स ऑफ थेरेपी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डाइट, जैसा कि हमने बताया, लो कैलोरी डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, हाई फाइबर डाइट लेना है, एडिक्वेट वाइटामिन्स और न्यूट्रिशन लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है, कम से कम 30 to 45 मिनट्स, 30 से 45 मिनट आपको रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी करना है। जैसे आप वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन आपको खाते हैं वो मसल्स में कन्वर्ट हो, या उसका मसल आपका बल्क इंक्रीज हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है, जो आप घर में कर सकते हैं। 1-2 लीटर की बॉटल आप उठा सकते हैं, थोड़ा सामान उठा सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, या आप इलास्टिक बैंड्स वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 3 दिन करिए। तो डाइट, एक्सरसाइज। थर्ड थिंग इज ड्रग्स। सभी डायबिटीज सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से नहीं कंट्रोल हो सकती। इसके साथ साथ जब डायबिटीज थोड़ा बढ़ जाती है, 4-5 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन की हो जाती है, जब हमारे इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल कम हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, हमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और हो सकता है हमें ऐसी दवाइयाँ जो टैबलेट से नहीं कंट्रोल होता, तो हमें फाइनली इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
तो आप अपना ड्रग्स भी अपने फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट की सहायता से ड्रग्स को टाइट्रेट करें ताकि HbA1c लेवल आपका 7 या 7 से कम रहे। चौथी चीज है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपका अगर आपका डाइट से कंट्रोल नहीं होता, आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जैसा मैंने बताया 60 से 80 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है, 300 से 400 ग्राम आपको फाइबर खाना है, विटामिन्स खाने हैं, मिनरल्स खाने हैं, तो अगर आपका डाइट से वो क्वांटिटी नहीं अप्रूव होता है तो आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की मदद ले सकते हैं ताकि आपका डाइट जो है वो सफिशिएंट हो बॉडी के लिए। डॉक्टर डांग, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि डायबिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत अहम सवाल ये भी हो जाता है, क्योंकि आपने शुरू में जिक्र किया कि एक जेनेटिक भी होता है ये, तो क्या अगर किसी की फैमिली में किसी के फादर और मदर को डायबिटीज डायग्नोस हो गया है तो आने वाले समय में हाई रिस्क रहता है उनके बच्चों को डायबिटीज होने का? बिल्कुल हाई रिस्क रहता है, पर दैट इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि ये वही इंडिया है जहाँ 1950 में 100 में से 1 को शुगर थी। आज 100 में से 20 डायबिटिक हैं, 15 डायबिटिक हैं, 15-20 प्री डायबिटिक हैं। सो जीन्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो हम जीन्स के इफेक्ट को निगेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर 100 में से 15 को है तो शायद 5 को हो, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल बिताते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, साउथ हॉल लंदन में 1992 में 100 में से 5 लोग डायबिटिक थे इंडिया में, तब भी 100 में से 1 या 2 थे। बिकॉज साउथ हॉल में या वेस्ट हॉल जो लंदन में पंजाब की पॉपुलेशन थी, वो अपना उनके पास गाड़ियाँ भी थी, एक्सेस फूड थी, तो चीज़ें रोकी जा सकती हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, बट हेल्दी लाइफस्टाइल से आप उनको पोस्टपोन कर सकते हैं या रोक सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, आप दोनों ने जिस तरह से सारे पहलुओं को बताया, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए, मैं आखिर में आपसे चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप एक संदेश दें ताकि आपको सुनकर वो अगर जो उनके मन में संशय है डायबिटीज, ओबेसिटी को लेकर वो दूर हो सकें, और अपनी तरफ से आप कुछ सुझाव भी दें जिसे फॉलो किया जा सके। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। जो आप लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं या जो खा रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है कि उसमें ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बॉडी के लिए सही है या नहीं, आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सही है कि नहीं। यंगर जनरेशन को स्मोकिंग, अल्कोहल और सिडेंट्री लाइफस्टाइल और जंक फूड, जोमेटो, स्विगी से बचना है। अगर आप अपना खाना पीना सही खाएंगे तभी आपका काम अच्छा होगा और तभी आप डिजीजेस से फ्री रह सकते हैं। और अगर बीमारी आ गई तो वो एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं है, उससे डिप्रेस नहीं होइए। बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ, इंजेक्शन और अब ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिससे हम वेट भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं ये एडवाइस करूँगा कि एक तो फूड फ्रॉम द फार्म, नॉट फ्रॉम द फैक्ट्री। आपका खाना खेत से आना चाहिए, फैक्ट्री से नहीं आना चाहिए। जितने भी पैकेट वाली चीज़ें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल दीज, जितनी भी प्रोसेसिंग, जितनी आप ओट्स ले लीजिए, स्टील कट ओट्स वर्सेस ओट्स जो पैकेट में आता है। पैकेट वाला ओट जो है, जो प्रोसेस्ड ओट है, वो दैट इज़ नॉट गुड। सो फूड फ्रॉम द फार्म एंड नॉट फ्रॉम द फैक्ट्री। नंबर 2, एज जैसे मैं डॉक्टर मीनाक्षी ने बोला कि अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है तो उसको दवाई लेनी चाहिए। कारण क्योंकि जो हमारी सेल्स हैं वो उनमें एक मेटाबॉलिक मेमोरी होती है, ग्लाइसेमिक लीगेसी होती है। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड रखेंगे पहले कुछ साल तो वो पूरी बॉडी में आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस जल्दी आती हैं। सो अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें, लाइफस्टाइल फॉलो करें और जो भी राइट मेडिसिन है वो सही टाइम पे शुरू करें ताकि आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस ना आए। और अब बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा, जो वेट भी लूज़ करते हैं, ठीक करती हैं, हार्ट डिजीज़ को भी बचाती हैं और शुगर को भी कंट्रोल करती हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव केयर चाहिए और उसमें डॉक्टर, मरीज़ और पूरी फैमिली, हमें एक मरीज़ का नहीं इलाज करना चाहिए, पूरी फैमिली के साथ बात करनी चाहिए और पूरी फैमिली की हेल्थ को देखना चाहिए, तब एक अच्छी टीम बनती है। थैंक यू।
बिल्कुल। तो देखिए, आज जिस तरह से हमारे साथ स्टूडियो में दोनों ही डॉक्टर्स ने शुगर, ओबेसिटी और इन तमाम पहलुओं को विस्तार से आप तक बताया है, तो जरूरी है कि हम भी जागरूक बने। और जैसे कि हम बदलते लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि ये बीमारियों का बड़ा कारण बन रहा है, जरूरी है कि हम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि फार्म पर ज्यादा निर्भर रहें, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स पर ज्यादा निर्भर ना रहें, और तभी हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इसीलिए जागरूक रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीनाक्षी आपका भी, डॉक्टर नरेश आपका भी, हमारे बीच में आकर इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करके, चर्चा करके हर एक पहलू को विस्तार से समझाने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। थैंक यू।